नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत में रिश्ते कब अच्छे हो जाते हैं, कब बुरे हो जाते हैं, वाकई पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पर अखिलेश यादव ने जब पिछले दिनों विधानसभा घेरने की कोशिश की तो योगी की पुलिस ने उनके साथियों का जबरदस्त दमन किया। और जब अखिलेश का दमन हुआ तो पहली बार दर्द बुआ को हुआ, और जब दर्द बुआ को हुआ तो नींद इन साहब की चली गई, अमित शाह की। अब ये जो चेन रिएक्शन है कि दमन अखिलेश यादव के साथियों का हुआ, दर्द बुआ को हुआ और नींद शाह साहब की चली गई। अब ये जो अजीब सा घटनाक्रम है, इसका बड़ा ज़बरदस्त असर हो सकता है यूपी की सियासत पर 2024 के फाइनल पर। और यकीनन अगर बहन जी का, मायावती का ये हमदर्दी है, ये हमदर्दी थोड़ी सी बरकरार रही अपने भतीजे के लिए, तो जाहिर तौर पर मोदी जी के पांव के नीचे से ज़मीन खिसक सकती है। अब दोस्तों, एक अरसे से बहन जी और अखिलेश यानी बुआ जी और भतीजे जी में रिश्ते कुछ तल्ख से थे, बातचीत ना के बराबर थी। और इसलिए ये आज की खबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हाल फिलहाल में मायावती ने एक खिड़की खोली है नए रिश्ते फिर से बनाने की। और ये एक टर्निंग पॉइंट का उन्होंने संकेत दिया, एक इशारा किया है कि हम इतने भी नाराज नहीं हैं। और ये ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मजबूती देता है, मजबूत भाजपा के मुखालिफ। और इसलिए उत्तर प्रदेश भी मैं आपको ले चलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट, ज़मीनी जो हकीकत है, वो आपको किसी बड़े एक्सपर्ट, बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट के ज़रिए आप तक पहुंचे। और शायद विनोद अग्निहोत्री 25-30 साल से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, उत्तर प्रदेश को हथेली की तरह समझते हैं और कुछ खुलासे भी करेंगे बहन जी को लेकर, अखिलेश को लेकर, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, और क्या इसका असर होगा 2024 में, और क्यों मायावती जी थोड़ा सा रास्ता खोल रही, खिड़की खोल रही। इन सब पर ग्राउंड रिपोर्ट में विनोद अग्निहोत्री होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें। चंद मिनट लूंगा आपके। अब दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, कहीं ना कहीं इनका दमन हो रहा था, इन पर लाठी चल रही थी, इनको जेल भेजा जा रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी। और इसी कड़ी में जब अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर विधानसभा घेरने की सोची, तो योगी की पुलिस, जी हाँ, बुलडोजर वाले बाबा, उनकी पुलिस ने जिस तरह से दमन किया, रास्ता रोका, उस पर कहीं ना कहीं जो अब तक मायावती महीनों से खामोश थी इस दमन पर, वो अचानक बोल पड़ी। और उन्होंने आज कई ट्वीट किए, एक के बाद एक कई ट्वीट किए, और मैं चाहता हूं कि उसका सार आपको बताऊं, तब आपको लगेगा कि वाकई परिवर्तन तो आया है बहन जी में। अब समाजवादी पार्टियों के इस पुलिसिया दमन को लेकर मायावती ने आज सुबह लखनऊ में सबको चौंका दिया। बैक टू बैक उन्होंने 3 ट्वीट्स करी। और अगर हम इसका सार देखें, मैं पढ़ता हूँ उन्होंने, मायावती क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जुल्म ज़्यादती को लेकर धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाह प्रवृत्ति हो गई है। तानाशाह बताया उन्होंने योगी सरकार को। और फिर आगे मायावती कहती हैं कि बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी, उनके विरोध को कुचलना, ये सरकारी जो धारणा है, यानी योगी जी की सरकार की जो धारणा है, अति घातक है। अब नाम तो नहीं लिया उन्होंने अखिलेश यादव का, सपा का,
लेकिन विपक्षी पार्टी उन्होंने बार बार कहा, विपक्ष विपक्ष उन्होंने बार बार कहा, और इशारा जो है वो भतीजे की तरफ है, और जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनकी तरफ है। अब सवाल यह है कि मायावती की ऐसी मजबूरी क्या है? आखिर अचानक उनको ये क्या हो गया? उनका दिल क्यों पसीजा? और मायावती कोई ट्वीट या कोई बयान या कोई बात यूं ही नहीं करती। अब दोस्तों, 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती पिछले कुछ अरसे में, आप यूं कह सकते हैं 10-15 साल में कमज़ोर होती ही चली गई। हाथी जो था, जो आप कह सकते हैं कभी मजबूत था, जिसकी तूती बोल रही थी, जिस हाथी की उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, आज वो हाफता हाफता मायावती के घर के बाहर है। ज़मीन पर हाथी आ चुका है। और अगर आप देखें आंकड़े तो 2007 में 206 विधायक थे मायावती के पास। एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर थी, मेजॉरिटी में थी। अगला चुनाव जब 2012 में हुआ तो 206 की संख्या घट के 80 आ गई। 2017 में 19 विधायक रह गए, और चंद महीने पहले जो चुनाव हुआ सिर्फ 1 विधायक मायावती का रह गया है 403 के हाउस में। और अगर आप लोकसभा में उनकी पोजीशन देखें तो मैं सिर्फ आपको 2014 और 19 की अगर आपको दास्तां सुनाऊं, 2014 में मायावती के पास एक भी सांसद नहीं था लोकसभा में। 0 फॉर द फर्स्ट टाइम 0 था मायावती का फिगर। लेकिन 2019 में भतीजे के साथ उन्होंने गठबंधन किया, और गठबंधन करके उनको 10 सांसद मिल गए। तो आज की तारीख में लोकसभा में मायावती के पास 10 MPs हैं, 10 सांसद हैं, विधायक सिर्फ 1 है। कहीं ना कहीं मायावती ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जब वो अकेले लड़ती हैं आज की तारीख में तो बहुत ही कमज़ोर रह जाती हैं। लेकिन अगर किसी का साथ मिल जाए, उनका जो वोट बैंक है वो किसी के साथ मिल जाए, तो शायद उन्हें ज़्यादा बेहतर नंबर मिलते हैं, कामयाबी मिलती है। और शायद इसीलिए कोई ना कोई साथ तलाश रही है। और मजबूरी यह है कि बीजेपी के साथ जा नहीं सकती, क्योंकि फिर मुसलमान हमेशा के लिए उनको छोड़ सकता है। तो ये एक पसोपेश में फंसी हुई हैं। दरकार है फिर से भतीजे की। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आखिर अब अमित शाह उनकी नींद क्यों उड़ गई? इस पूरे आप आज की जो ट्वीट है, मायावती की जो हमदर्दी है भतीजे के लिए, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को चोट लग रही है, नींद चाणक्य की क्यों उड़ रही है, इसको भी आप समझ लीजिए। और एक आंकड़े के ज़रिए मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। और फिर उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट, जी हाँ, बड़ी सेंसेशनल रिपोर्ट है जो सब कुछ समझाएगी, क्लियर करेगी पिक्चर। विनोद अग्निहोत्री जी के साथ हम होंगे, लेकिन पहले चाणक्य की बात भी देख लेते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इस पूरे खेल में अमित शाह की नींद क्यों उड़ रही है, अमित शाह क्यों परेशान है? और मुझे लगता है कि वो अमित शाह जिन्होंने 2014 में उत्तर प्रदेश के, आप कह सकते हैं, पूरी बागडोर संभाली, और 2014 में मोदी को जो ताज पहनाया उत्तर प्रदेश को स्वीप करके, उस पर एक बड़ी भूमिका अमित शाह की थी। फिर वही चीज़ उन्होंने रिपीट कर दी 2017 में, योगी को वो लेकर आ गए प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में। फिर 2019 में फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव स्वीप किया उत्तर प्रदेश में, और 2022 में फिर सरकार बना ले गए योगी के लिए। तो लगातार जो जीत का सेहरा भाजपा के सर बंध रहा है वो उत्तर प्रदेश से बंध रहा है। और अमित शाह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई कैटलिस्ट है जो चीज़ें को बदल सकती है, वो मायावती हैं। और मायावती अगर गठबंधन के साथ विपक्ष गई तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा, पूरी गिनती बिगड़ जाएगी। और हो सकता है मोदी जी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाए अगर मायावती अकेले न लड़कर विपक्ष के साथ लड़ें। और क्या है वो अरिथमेटिक मायावती की जिसको लेकर इतना घबराए हुए हैं अमित शाह? उस अरिथमेटिक को भी हम समझ लेते हैं इस ग्राफिक के जरिए। आप ग्राफिक्स देखिए। अब ये जो आप वोट शेयर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये 2022 का आंकड़ा है विधानसभा चुनाव का, फैक्चुअल है। बीजेपी प्लस 43.82, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 44%, 44% वोट शेयर है बीजेपी का, बड़ा वोट शेयर है। और समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, 36% शेयर सपा प्लस का है। और बसपा का तकरीबन 13% है, 12.88, 13% बहुजन समाज पार्टी का, जब उसके पास सिर्फ एक विधायक है।
लेकिन नीतीश फैक्टर आने के साथ, अगर नीतीश फैक्टर आते हैं उनके साथ, वो बैकवर्ड का कुर्मी वोट आता है 6-7%, अगर आप उसे 5% भी मान लें तो 2024 का जो प्रोजेक्शन बन रहा है, जो 2024 का जो प्रोजेक्शन बन रहा है, जो बहुत हद तक फैक्चुअल है, वो है 36 + 13 + 5, आप कह सकते हैं 54% वोट शेयर हो जाएगा अगर एक छतरी के नीचे विपक्ष आता है। इसमें तो मैंने कई दलों को जोड़ा नहीं, कांग्रेस को भी नहीं जोड़ा है। तो ये अगर एक छतरी के नीचे आ गया तो फाइट अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। दोस्तों, आप सुनना चाह रहे हैं विनोद अग्निहोत्री को, हमारे यूपी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट को, ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट। लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ कि इधर हाल फिलहाल में एक परसेप्शन मायावती का बन गया है कि वो बीजेपी की बी टीम है उत्तर प्रदेश में, और शायद ये एहसास मायावती को भी है। जब नतीजे आए और उनका सिर्फ एक विधायक बचा तो ये एहसास बहन जी को भी है। और ये बात सही है कि बहन जी को घेरने की कोशिश होती रहती है इनकम टैक्स के ज़रिए, ईडी के ज़रिए। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने जब एक नई धारा उन्होंने एक बहाई है विपक्ष की देश में, और साथ में ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, शरद पवार और भी तमाम लोग, कोशिश है बहन जी को ये समझाने की, बताने की, सजेस्ट करने की कि अगर आप बड़े छाते के, विपक्ष के बड़े छाते के नीचे आती हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, मुसीबतें आपकी भी दूर हो सकती हैं। और क्यों आना चाहती हैं बहन जी, क्या इशारा कर रही हैं, क्या परिणाम होंगे, यही सब आप जानना चाह रहे थे। और मुझे लगता है अब मैं आपको बहुत ज़्यादा रोकूंगा नहीं, सीधे चलते हैं विनोद अग्निहोत्री जी के बाद। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को अगर कोई पत्रकार बहुत भीतर तक समझता है, यकीनन अग्निहोत्री जी हैं बरसों से। विनोद जी, आज जो एक डेवलपमेंट है और बड़ी चर्चा है सत्ता के गलियारों में, हालांकि मायावती ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन पहली बार, हाल फिलहाल में पहली बार उन्होंने कम से कम समाजवादी पार्टी के धरने, प्रदर्शन, उनको उन्होंने जो कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। और उन्होंने बीजेपी की आलोचना की है और कहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां विधानसभा का घेराव करें तो उनका दमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं आप? देखिए, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि मायावती जी को अब ये एहसास हो गया है, क्योंकि ये उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। उनको अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखना है। मायावती जी अभी 80 साल की तो हो नहीं गई, 90 साल की, कि वो कहें कि भाई तो राजनीति पूरी हो गई। अभी उनके पास उम्र के हिसाब से कम 15 से 20 साल राजनीति, सक्रिय राजनीति करने के हैं। तो और जिस तरह उनकी जो इस वक्त राजनीतिक स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उनके पास एक नाम मात्र के लिए एक विधायक है, लेकिन वो कहने के लिए एक भी विधायक नहीं है उनके पास। सांसद उनके पास जरूर 10 हैं। और उनको इस बात का एहसास है कि 2014 में जब बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी थी तो उत्तर प्रदेश में उसका एक भी सांसद नहीं था। 2017 में वो अकेले लड़ी तो मात्र 19 विधायक आए। हालांकि वोट परसेंटेज उनका 20% के आसपास था। और 2019 का चुनाव जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ी तो उनके 10 सांसद आए। फिर 2022 वो अकेले लड़ी तो शून्य की स्थिति है और वोट परसेंटेज भी उनका 11% के आसपास पहुंच गया। तो और बहुजन समाज पार्टी, आप दीपक जी पुराने हैं, हम सब लोग लखनऊ में रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी राजनीति में ताकत कब बनी? ताकत तो तब बनी जब उसने समाजवादी पार्टी से 1993 में गठबंधन किया। और जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उसके करीब 1.5-2 साल बाद मायावती जी बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी, तब से बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। और जिसकी वजह से मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी उत्तर प्रदेश की। एक 2007 का अगर अपवाद छोड़ दें तो 1993 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, 1996 में कांग्रेस से गठबंधन किया, और 2019 में फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया उन्होंने, बसपा ने। तो जब जब उन्होंने गठबंधन किया और बीजेपी से सपोर्ट लिया हमेशा, 3-3 बार कम से कम, जब जब उन्होंने गठबंधन किया तो उनको उसका फायदा हुआ है, नंबर 1। दूसरा कारण यह है कि जिस तरह एक अवधारणा बन गई, एक परसेप्शन बन गया कि मायावती तो बीजेपी के साथ मिल गई है, उन्होंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने, अब तो उनका जो है राजनीतिक ताकत के रूप में खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं मायावती जी को ये लगने लगा कि बीजेपी के साथ तो खुलकर नहीं जा सकती। उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो बीजेपी से गठबंधन करके एनडीए में शामिल हो जाएं या विपक्ष के साथ रहें। तो
एनडीए में गठबंधन करने का मतलब जो बहुजन समाज की पार्टी की राजनीति की धुरी है, बहुजन समाज की राजनीति, उसमें मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है जो काशीराम जी के जमाने से चल रहा है। ये अलग बात है, वोट उनको उतने नहीं मिलते मुसलमानों के जितने समाजवादी पार्टी को मिले हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम उनके एजेंडे में हमेशा रहा है और टिकट देने के मामले में, मुस्लिम सवालों के मुद्दों पर वो हमेशा अग्रेसिव रही है। तो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम का जो उनका जो एक कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाएगा अगर मौजूदा बीजेपी के साथ हो जाती है। इसलिए अब जबकि बहुजन समाज पार्टी को एक फैसला करना है मायावती जी को, और उधर बिहार में जो घटनाक्रम हुआ, नीतीश कुमार ने जिस तरह से एनडीए को छोड़ा और महागठबंधन बनाया और जिस तरह सक्रिय हुए हैं विपक्ष को जोड़ने के लिए, और अखिलेश यादव की और नीतीश कुमार की जिस तरह जुगलबंदी हो रही है, तो मायावती जी को लगता है कहीं वो इस भीड़ में, इस मोर्चाबंदी में अकेली न पड़ जाए, न इधर की रहे न उधर की रहे। इसलिए मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद जिस तरह से जो अपोजिशन है उसमें एक स्ट्रेंथ आई है, उसमें एक ताकत सी दिखने लगी है। क्या मायावती को ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और बाकी पार्टियां, कांग्रेस, ये सब एक हो गई और वो अकेले हाशिए पर आ गई, तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी? इसलिए वो एक मैसेज दे रही हैं। आज का जो उनका ट्वीट है, आज का जो उनका संदेश है, वो एक तरह का मैसेज है अपने भतीजे को कि बुआ जो है अभी पूरी तरह से, मतलब ऐसा नहीं है कि बुआ जो है वो दरवाजे बंद करना चाह रही, एक खिड़की जो है वो बुआ ने भतीजे के लिए खोली है। बिल्कुल, भतीजे के लिए भी खोली है और मैं कह रहा हूँ पूरी विपक्षी गोलबंदी के लिए खोली है, क्योंकि उनके सामने अपना वोट बैंक बचाने की भी चुनौती है। जिस तरह पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो उनका दलित वोट बैंक है उसमें भी काफी उनका नुकसान हुआ है, 11% के आसपास वो पहुंच गई है। तो उसमें एक बड़ा सेक्शन बीजेपी के साथ गया और एक साइजेबल सेक्शन जो है वो अखिलेश यादव के पास साथ भी गया है। जो समाजवादी पार्टी का 37% वोट बैंक हुआ, तो उसमें दलितों का एक सेक्शन उनको मिला है। तो वो उनको लग रहा है कि अगर वो, और फिर चंद्रशेखर आजाद वो जिस तरह से सक्रिय हो गए हैं, और अगर वो अखिलेश यादव के साथ मिल गए, उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई और कांग्रेस भी शामिल हो गई उसमें, नीतीश कुमार भी आ गए, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा उत्तर प्रदेश में तो मायावती जी का होगा। ये मायावती जी को समझ में आ गया है, इसीलिए उन्होंने एक मैसेज दिया है, एक तरफ अखिलेश यादव को, दूसरी तरफ पूरी विपक्षी गोलबंदी को, कि मैं भी फोर्स हूं, मुझे भूलिए मत, कोई भी विपक्षी गोलबंदी उत्तर प्रदेश में अगर होगी तो मैं भी उसमें हिस्सेदार हो सकती हूँ। इससे क्या होगा कि जब उनसे बातचीत शुरू होगी तो उस बातचीत के जरिए वो अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगी आने वाले किसी भी विपक्षी गठबंधन में। ये एक तरह का संकेत है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो थोड़ा सा तल्ख हैं बहन जी मायावती को लेकर, क्या अखिलेश यादव को मनाया जा सकता है? अगर नीतीश कुमार बीच में पढ़े हैं इसमें, तो क्या अखिलेश को और मनाकर मायावती के करीब लाया जा सकता है? और मैं ये बात कर रहा हूँ आखिरी 3 महीने की, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि अभी अलायंस हो जाए, क्योंकि अभी अगर अलायंस होती है तो जाहिर तौर पे अमित शाह और की जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, बहुत कुछ कर देंगी। आखिरी 3 महीनों में अगर नीतीश कुमार बीच में आते हैं या कोई सीताराम येचुरी आता है, तो क्या अखिलेश पुराने गिले शिकवे भुला के वो मायावती के साथ आ सकते हैं? देखिए, आप अखिलेश को कैसे देखते हैं? अखिलेश की पर्सनालिटी कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत हद तक अखिलेश पे डिपेंड होगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो एक, जो भी गोलबंदी होगी, जो भी अलायंसेस होंगे, वो दिसंबर 2023 से शुरू होंगे। मैं वही कह जी, हाँ, ये अभी बहुत जल्दबाजी है कहना। मैं आखिरी 3 महीने की बात कर रहा हूँ, मैं 2024 के आखिरी 3 महीने की बात इसीलिए नहीं, मैं दिसंबर मैंने इसलिए कहा कि तब तक जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव भी हो चुके होंगे, तो उनके भी नतीजे आ जाएंगे, तो वो सब चीजें भी सामने होंगी। दूसरी बात यह है कि कितनी तलखी थी जब नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़ के गए थे, तेजस्वी यादव और लालू यादव में। आप याद कीजिए, वो बयान अगर पुराने निकाल लीजिए, और विधानसभा से लेकर के, और 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कितनी तलखी थी। या नीतीश कुमार झल्ला करके जिस तरह उन्होंने बोलना शुरू किया था अपनी सभाओं में, और जिस तरह तेजस्वी यादव ने चाचा को जो है चिढ़ाना शुरू किया था, कितनी तलखी थी। लेकिन आज वो तलखी खत्म हो गई, दोनों एक साथ हैं, तीनों एक साथ हैं। तो राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो मजबूर कर देती हैं नेताओं को अपने जो गठबंधन है उनको, अपने अलायंसेस हैं उनको दोबारा उन पर पुनर्विचार करने के लिए। अखिलेश जी को भी अभी कोई नहीं होगा, अखिलेश जी भी अपना आधार बढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव में भले ही सरकार उनकी न बनी हो, लेकिन उनको एक ताकत ये मिली कि 47 से 111 सीटें उनकी हो गई, और कुल मिला के गठबंधन की 125 सीटें हैं और 37-38% उनका वोट हो गया।
तो निश्चित रूप से ज्यादा बड़ी बार्गेनिंग पावर में आज की तारीख में है। अगर मायावती जी 2019 के फार्मूले पर चली कि आधा आधा, तब तो गठबंधन नहीं होगा। झुकना और कंसीड मायावती को करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में विपक्षी गठबंधन में अखिलेश यादव की जो स्थिति है वो ज्यादा मजबूत है। भले सांसद उनके पास अब 3 ही रह लेकिन गए, विधायक और 100 के आसपास हैं, 111। जी। और दूसरा उनकी एक क्रेडिबिलिटी है जो मायावती की नहीं है क्रेडिबिलिटी। तो वो क्रेडिबिलिटी का भी, क्योंकि विपक्षी दलों का जो गठबंधन होगा वो अखिलेश यादव की कॉस्ट पर मायावती को नहीं लेगा। वो मायावती को जी को अपने साथ शामिल करना चाहेगा, लेकिन वो ये चाहेगा कि मायावती जी जो है वो कंसीड करें थोड़ी अपनी पोजीशन। और ये मायावती जी विनोद जी, अब अगर हम देखें 12-13%, मैं उस दिन देख रहा था, अगर 12-13% मायावती का वोट बैंक अपना है, दलित वोट बैंक है, फिर समाजवादी पार्टी का भी 25-26% हम वोट बैंक ले लें, नीतीश आएंगे तो 6-7% कुर्मी भी उनके साथ आएंगे, नीतीश कुमार की बात चल रही है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की, जयंत चौधरी, ये अगर अलायंस बनती है, ये एक महागठबंधन बनता है जिसमें मायावती भी हैं, दलित भी हैं, बैकवर्ड्स भी हैं, नीतीश भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, और इधर जयंत चौधरी भी आ गए, आपको क्या लगता है कि फिर फाइट यूपी में बड़ी तगड़ी हो जाएगी अगर ये सब एक छाते के नीचे आ गए, सारा विपक्ष? 2024 के चुनाव किस परिस्थिति में होते हैं, किस नैरेटिव पे होते हैं, अंकगणित का बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए अगर इस तरह का अलायंस बन जाता है, लेकिन नैरेटिव क्या होगा? क्या ये नेता आपस में एक किसी नाम पर सहमत होंगे या किसी मुद्दे पर सहमत होंगे? क्या ये उतनी ईमानदारी से सारे अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेंगे जैसे बीजेपी का गठबंधन करता है? तब तो बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर ये टिकटों के बंटवारों से झगड़ा और वही जो है जो आपस में एक दूसरे से खींचतान और छीना झपट और किसी अगर वो हुआ तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए अभी बहुत हम लोगों को थोड़ा सा समझने, सोचने और इंतजार करने की जरूरत है। बीजेपी को 80 सीटों में कम से कम 30 सीटों का नुकसान करना, थोड़ा सा नीचे ले आना, क्या ये मुमकिन है? ये नहीं, मुमकिन तो राजनीति में नामुमकिन कुछ नहीं होता है। आप देखिए बीजेपी 2009 में 10 सीट से नीचे आ गई थी। वही बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में 58-59 सीटें तब तक जीत चुकी थी एक बार, फिर 29 सीटों पर आई और उसके बाद 2009 में आकर के वो 10 सीटों से नीचे हो गई थी, 9 या 10 सीट पर आकर सिमट गई थी और उसके बाद फिर 71 सीटों पर आ गई और दो अलायंस मिला के 73 सीटों पर। तो राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि सिर्फ अंकगणित के सहारे चीजें नहीं चलेंगी। अंकगणित के साथ साथ केमिस्ट्री भी मजबूत करनी पड़ेगी और नया नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। जनता पार्टी अकेले नैरेटिव के भरोसे नहीं रहती है, वो वही तो करती है, वो सारी जातियों का गठजोड़ भी तो करती है, वो अपना केमिस्ट्री के साथ साथ अपना अंकगणित भी बनाती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा खाली केमिस्ट्री पे काम करती है, वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों पे काम करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों को विपक्ष को देखना पड़ेगा और दोनों अगर साध लिया उसने और अपना नैरेटिव बना दिया, जैसे मैं आपको बता, जैसे नीतीश कुमार 2-3 मुद्दे छोड़ रहे हैं, मतलब उछाल रहे हैं, जो धीरे धीरे जिनको नैरेटिव के रूप में बिल्डिंग हो सकती है। एक उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी, मतलब गैर भाजपा सरकार बनी, तो सभी पिछड़े राज्यों को जो है पिछड़े विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाएगा। तो ये एक फेडरलिज्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश है, केंद्र सेंटर वर्सेस स्टेट्स का, यूनियन ऑफ स्टेट जो इंडिया है उसको लेकर के। दूसरा जातीय जनगणना का मुद्दा है, अगर इसको एग्रेसिवली उठा लिया इन्होंने कि जातीय जनगणना जो है, तो वो पिछड़ों में एक मैसेज जाएगा। तो जो गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों की है वो कहीं ना कहीं बिखर सकती है। और अगर मायावती जी ने एग्रेसिव दलित पॉलिटिक्स कर दी तो दलितों का भी एक बड़ा सेक्शन टूट सकता है। तो केमिस्ट्री मतलब ये होती है। अब भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे काट करेगी, वो उसमें राष्ट्रवाद का कितना तड़का लगाएगी, लेकिन तब कितना हिंदुत्व का छौका होगा, ये सब देखने वाली बातें हैं। लड़ाई मतलब फिर कांटे की होगी, कांटे की टक्कर होगी। तो लड़ाई निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए इसमें नीतीश कुमार, मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अगर आप पूरे इसका परिदृश्य को लें, साथ में उत्तर भारत और पूरी भारत के परिदृश्य को लें, तो ये एक बड़ा जो है, और सबसे कमजोर विकेट पर बीजेपी इसी क्षेत्र में है आज की तारीख में। भले उत्तर प्रदेश में उसकी 67 सीटें हैं, लेकिन बिहार में वो नीतीश के सहारे चुनाव लड़ी थी, नीतीश और बीजेपी मिलकर लड़े थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इन सब चीजों को लेकर के एक चिंतन और मनन है और उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। वो विपक्ष, वो ऐसे घर नहीं बैठे हुए हैं। मोदी जी और शाह जी के बारे में आप जानते हैं कि वो घर बैठने वाले नेता नहीं है, उन्होंने अपनी पेशबंदी, अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ये विपक्षी नेताओं के रणकौशल का इम्तिहान है, ये नीतीश कुमार के, अखिलेश यादव के, मायावती के, राहुल गांधी के, कैसे ये एक दूसरे को एकोमोडेट करते हैं और कैसे केमिस्ट्री बनाते हैं मैथमेटिक्स के साथ साथ।
अब अग्निहोत्री जी, उनका ये मानना है कि अरिथमेटिक के साथ साथ, अरिथमेटिक तो फेवरेबल है अगर सब लोग, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई, लेकिन अरिथमेटिक के साथ केमिस्ट्री भी चाहिए, अरिथमेटिक प्लस केमिस्ट्री, वो ये बात कह रहे हैं। और उधर अमित शाह वो जो सोच रहे हैं, जैसा कि मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई जो अमित शाह के करीबी हैं और बीजेपी कवर करते हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत से, किसी भी कीमत पर अमित शाह मायावती को विपक्ष के तरफ नहीं जाने देंगे, रास्ता रोकेंगे, कांटे बिछाएंगे, वही ईडी के कांटे, इनकम टैक्स के कांटे। और उधर मायावती, वो ये जानती हैं कि अभी एक लंबी उम्र है उनके पास, अभी भी 15-20 साल का करियर है, और वो एक बड़ा वोट बैंक है दलितों का, जो मुस्लिम और बैकवर्ड के साथ जुड़े, तो सत्ता में भी बहुजन समाज पार्टी आ सकती और आई है। तो मायावती एक चीज़ रियलाइज़ कर रही हैं पिछले कुछ समय से कि वो अकेले लड़ी तो ख़त्म हो जाएंगी, वो बहुजन समाज का सपना भी खत्म हो जाएगा। तो मुमकिन तौर पर बहन जी को भी फैसला लेना है, विपक्ष को भी फैसला लेना है, और अमित शाह को भी फैसला लेना है। मुझे लगता है ये तस्वीर जो आज मैंने आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया, ये फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और जो क्लाइमैक्स हिट करेगी शायद दिसंबर 2023 के आसपास, जब फाइनल में चंद महीने रह जाएंगे, और तभी आपको असली तस्वीर दिखेगी। तो इंतज़ार करेंगे और बीच बीच में मैं अपडेट देता रहूँगा। ये आज का वीडियो था। आखिर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक नया पर्सपेक्टिव है, और मुझे लगता है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि तीसरी बार बड़ी आसानी से शपथ मोदी जी लेने जा रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का जो पॉलिटिकल कंटूर है, रेखाएं हैं जो राजनीति की, बदल रही हैं, और हाथ की लकीरें अगर बदल सकती हैं तो राजनीति की रेखाएं भी बदल सकती हैं। बहरहाल हमको इंतज़ार करना होगा और मैं अपडेट करता रहूँगा। गोदी मीडिया से हटकर ये जो वीडियो आप देखते हैं, अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना देखें और कोई पता ही ना लगे कि वाकई विपक्ष मजबूत है या हो सकता है, तो फिर आदमी अक्सर हताश होके या तो वोट नहीं देता, और देता है तो गलत बटन दबा देता है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करिए और अपने आप सजेशंस ज़रूर लिखिए, जो भी आपको लगता है मेरी रिपोर्ट को देखकर सही है, गलत है, क्या कमी रह गई, क्या खूबी थी, सब कुछ बताइए। और किस तरह के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप में देश की या देश के जो हालात हैं, वो भी ज़रूर सजेस्ट करिए। मैं पढ़ूंगा, जवाब भी दूंगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।